गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो डायग्राम है मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगी, तो चलिए साथ साथ डायग्राम समझेंगे और साथ साथ इसकी थ्योरी करेंगे। हमने इसके लिए क्या कंसीडर किया, सपोज वी कंसीडर अ होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड हाफ स्पेस। हाफ स्पेस से क्या मतलब है कि एक सेमी इनफाइनाइट मीडियम लिया, मतलब सिर्फ एक्स जेड प्लेन में काम कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ एक्स जेड प्लेन ही कंसीडर किया, तो उसको हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, हाफ स्पेस है। ठीक है, और इस हाफ स्पेस में हमने क्या कंसीडर किया, आप ये देखिए, ये डायग्राम है आपके पास, ये जो बना हुआ है, इस हाफ स्पेस में हमने क्या कंसीडर किया। आप साथ साथ थ्योरी पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कंसीडर अ प्लेन पी वेव प्रोपिगेटिंग इन दिस हाफ स्पेस इन सर्टेन डायरेक्शन। हमने क्या किया, एक पी वेव कंसीडर करी जो एक सर्टेन डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स मेक्स एन एंगल ई विद द बाउंड्री z इज इक्वल टू 0। ये एक्स जेड प्लेन है, ये पी वेव जो है ट्रेवल कर रही है और इसने इंसिडेंट किया, ये z इज इक्वल टू 0 बाउंड्री है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, z 0 होता है, तो ये बाउंड्री कंसीडर कर रही। तो जो ये पी वेव है बाउंड्री पे जाके इंसिडेंट कर रही है और वो कितना एंगल बना रही है, इस बाउंड्री के साथ ई एंगल बना रही है। नेक्स्ट क्या है, when the incident p waves reaches the boundary z is equal to 0, it is reflected back into the same medium in the form of p wave and sv wave। तो वो कह रहा है जब ये p wave यहाँ पे आके बाउंड्री पे आके इंसिडेंट होगी, तो वो जो है दो वेव्स में जाके कन्वर्ट हो जाएगी, एक तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड, और रिफ्रैक्टेड में भी रिफ्रैक्टेड एस वी वेव में, रिफ्रैक्टेड पी वेव में, देन रिफ्लेक्टेड पी वेव में एंड रिफ्लेक्टेड एस वी वेव में जाके कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, लेट द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड पी वेव बी ई डैश। तो रिफ्लेक्टेड पी वेव है जो इसके साथ एंगल कितना बना रही है, ये एंगल कितना है ई डैश, और जो रिफ्लेक्टेड एस वी वेव है वो इसके साथ एंगल कितना बना रही है, एफ बना रही है। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। आगे वो क्या कह रहे हैं, कंसीडर द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एल एम एन ऑफ द इंसिडेंट पी वेव। ये हमने एक वेव फ्रंट कंसीडर किया, एल एम एन कंसीडर किया। ठीक है, एट अ यूनिट टाइम बिफोर रीचिंग द ओरिजिन ओ। ये क्या कर रहा है, पैरेलली मूव करता है, वेव फ्रंट जो है पैरेलली मूव्स टू इटसेल्फ। तो ये क्या कर रहा है, हमने एक यूनिट टाइम पे कंसीडर किया कि बिफोर ये इस ओरिजिन पे आके पहुंचे, ये इस ओरिजिन पे आके पहुंची। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है आपको पता है इसको ओ बोलते हैं। ठीक है, ओ एल क्या हो गया, फिर ओ एल क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव फ्रंट इन यूनिट टाइम। तो ओ एल इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव फ्रंट इन यूनिट टाइम, क्योंकि हम यूनिट टाइम की बात करें और उसने लेट क्या कर लिया, ओ एल को अल्फा लेट कर लिया। ओ एल कितना है, अल्फा है, और लेट किया आगे ओ एम को सी ले लिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फ्रंट अलॉन्ग द सर्फेस जेड इज इक्वल टू 0। ओ एम को सी डिफाइन कर दिया, ओ एल को अल्फा डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, सी को क्या बोलते हैं हम, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। सी क्या है हमारी, फेज वेलोसिटी है। अब वो कंसीडर कर रहा है इन ट्राइंगल ओ एल एम, ओ एल एम कंसीडर कर रहा है। तो कॉज ई क्या होगा बेटा मेरे पास, कॉज ई क्या हो जाएगा, ओ एल अपॉन ओ एम, ओ एल अपॉन ओ एम, बी अपॉन एच होता है ना, तो वो क्या हो गया, अल्फा अपॉन सी हो गया। ठीक है ना, अल्फा अपॉन सी हो गया। ये देखिए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, कॉज ई इज इक्वल टू अल्फा अपॉन सी। तो कॉज ई अपॉन अल्फा किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन सी के इक्वल हो गया। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, कंसीडर द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ द रिफ्रैक्टेड पी वेव आफ्टर अ यूनिट टाइम लिविंग ओ। अब ये वेव फ्रंट क्या कर रहा है, अब वो कह रहा है कि उस पोजीशन की बात करो जब वेव फ्रंट जो है ओरिजिन को छोड़ के आ चुका है, यानी कि अब हम इधर आ चुके हैं। यहाँ पे तो इसने इधर जाना था, यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन को छोड़ के आगे आ चुका है। तो सेम वे में यहाँ पे भी हमने एक वेव फ्रंट डिफाइन किया, एल डैश एम डैश एन डैश ये डिफाइन किया। तो सेम वे में कॉज ई डैश क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा अपॉन सी, दोबारा से क्योंकि हम वही डिफाइन कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी ओ एल डैश क्या ले रहे हैं हम, ये भी राइट, ये भी कितना है 90 डिग्री ही है। तो ओ एल डैश क्या है, अल्फा अगेन, ओ एम डैश भी क्या है, सी है। तो आपके पास कॉज ई डैश क्या आ गया,
अल्फा अपॉन सी। तो सेम वे में देखिए आपके पास ये आ गया कॉज ई डैश इज इक्वल टू अल्फा अपॉन सी, कॉज ई डैश अपॉन अल्फा क्या हो गया 1 अपॉन सी। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। तो कॉज ई इज इक्वल टू कॉज ई डैश, इसका मतलब ई इज इक्वल टू ई डैश आ चुका है हम लोगों के पास, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या आ चुका है हम लोगों के पास ई डैश। इट मीन्स दैट एंगल मेड बाय इंसिडेंट पी वेव and reflected P wave with the plane Z is equal to 0 are same। E क्या था, जो इंसिडेंट P वेव ने बाउंड्री के साथ एंगल बनाया था, और E डैश क्या था, जो रिफ्लेक्टेड P वेव ने बाउंड्री के साथ एंगल बनाया था। दोनों इक्वल आने का मतलब क्या है कि दोनों जो है इंसिडेंट या रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो दोनों सेम एंगल पे कर रही हैं। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ऑफ इंसिडेंट P वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड P वेव, और इसको क्या बोलते हैं हम, दिस लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, सिमिलरली कंसीडर द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड SV वेव आफ्टर ए यूनिट टाइम लिविंग द पॉइंट O। अब हम सेम काम क्या कर रहे हैं, सेम काम वो कह रहे हैं, अगर हम SV वेव के लिए करते हैं कि जो है पहले वो अगर यहाँ पे आ जाए, अब अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट SV वेव ले लें और लेट कर लें कि वो बाउंड्री के साथ कितना एंगल बना रही है बीटा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड SV की बात करें और यहाँ पे वो एंगल कितना बना रही है बीटा डैश। तो अगर सेम कंसेप्ट हम फॉलो भी करें, देखो SV वेव के लिए कौन सा एंगल होल्ड कर रहा है, F कर रहा है, याद रखना। P वेव के लिए कौन सा कर रहा है एंगल, E होल्ड कर रहा है। तो जब हम सेम काम SV वेव इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए बात करेंगे तो हम लोग इस नतीजे पे पहुँच जाएंगे, cos f इज इक्वल टू बीटा अपॉन सी। तो cos f अपॉन बीटा किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन सी के इक्वल आ गया। ऑल्सो 1 अपॉन सी किसकी वैल्यू, तो cos e अपॉन अल्फा की वैल्यू भी तो थी ना। तो cos e अपॉन अल्फा इज इक्वल टू cos f अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। आप रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करते ही क्या आ जाएगा, अल्फा सीकेंट ई बीटा सीकेंट एफ इज इक्वल टू सी। इतना काम हो गया हम लोगों के पास। आगे वो क्या कह रहे हैं, if I be the angle made by incident P wave in the direction normal to the surface Z is equal to 0। अब ये क्या है, I क्या है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट P wave with the direction normal to the X। तो यानी कि ये जो I है वो एंगल कौन बना रहा है, इंसिडेंट P wave Z के साथ बना रही है, नॉर्मल टू Z मतलब Z एक्सिस के साथ बना रही है, ठीक है। और J क्या है, और J क्या है, J इज बी द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड SV वेव इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस Z इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हम कर रहे थे cos E अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, जो हम ये कर रहे थे, अब वो एंगल E क्या हो जाएगा बेटा, एंगल E क्या हो जाएगा इस केस में, ये कंप्लीट एंगल कितना है आपके पास, ये कंप्लीट एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। 90 में से इतना एंगल माइनस कर दूंगी, ये तो क्या बन जाएगा एंगल I, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू 90 माइनस ई। तो cos E की जगह क्या आएगा वो, ठीक है। अगर I की वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो E की वैल्यू निकालनी है तो cos 90 माइनस I हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, I किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री माइनस E के इक्वल, और अगर E की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस I। तो हम लोगों के पास जो था cos E अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, वो अब क्या हो जाएगा cos E की जगह 90 माइनस I अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा साइन I अपॉन अल्फा, साइन G अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको पॉपुलरली इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, इन केस व्हेन वी हैव टू सेमी इनफाइनाइट मीडियम M1 एंड मीडियम M2। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर तो दोनों मीडियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले तो हम हाफ स्पेस की बात कर रहे थे, सिर्फ इतना लेके चल रहे थे, सिर्फ इतना पोर्शन लेके चल रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं, मीडियम M1 और मीडियम M2 मतलब अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव्स भी आ जाएंगी साथ में। अगर सिंपल इसमें काम करते तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट में काम चल रहा था, लेकिन अगर हम दोनों मीडियम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में रिफ्लेक्टेड वाला पोर्शन भी आएगा ही आएगा। तो देखो क्या है,
इन केस व्हेन वी हैव टू सेमी इनफाइनाइट मीडियम, मीडियम m1 एंड मीडियम m2, दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? बाउंड्री पे ही मीट कर रहे हैं, यानी कि z इज इक्वल टू 0 पे। तो जहाँ मीट करते हैं दोनों सरफेसेस उसको बोलते हैं हम इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आगे वो फर्दर उसी को ही एक्सप्लेन करा है कि एंड इफ वी कंसीडर एन इंसिडेंट पी वेव मेकिंग एन एंगल ई विद द बाउंड्री z इज इक्वल टू 0, दिस इंसिडेंट पी वेव विल गिव राइज टू रिफ्रैक्टेड वेव्स एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो मैं वही बात करूँ, जब मीडियम दोनों एग्जिस्ट करें तो इंसिडेंट वेव दोनों में स्प्लिट होगी, रिफ्लेक्टेड में भी और रिफ्रैक्टेड में भी कंसीडर होगी। ठीक है, फिर आगे फर्दर मैंने डायग्राम में बताया था कि द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड पी वेव, ये रहा रिफ्लेक्टेड पी वेव, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है E2, और जो रिफ्लेक्टेड एस वी वेव वो कितना एंगल बना रही है F2 बना रही है। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गई? अगर सेम वेव फ्रंट की कंसीडर करें, cos E2 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, cos F2 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। ठीक है, अल्फा 2 क्या है? पी वेव वेलोसिटी इन मीडियम M2 एंड बीटा 2 क्या है? एस वी वेव वेलोसिटी इन मीडियम M2। ये आ गया ना, इसने ये M2 स्पेस लिया है और ये क्या है? M1 मीडियम में। ठीक है, इन मीडियम M1, इसका मतलब क्या हो गया? ओवरऑल क्या हो गया? ये सब किसके इक्वल है? 1 अपॉन सी के इक्वल है, चाहे वो मीडियम M1 है चाहे मीडियम M2 है। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।